नमस्कार दोस्तों, क्राउन समान ज्ञान हम देख रहे थे। इस वीडियो से पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी कंटेंट हैं सब अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है क्राउन के नाम से। आज से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो रहा है। ये पहला एक्सरसाइज है, मुगल साम्राज्य का पतन। और इसमें जो सबसे पहला बिंदु है, अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम एवं मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। मुअज्जम, जो उस समय अफगानिस्तान में था, ये मुअज्जम वही मोहम्मद मुअज्जम है, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाऊ के युद्ध में आजम को तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा। तो सबसे पहले इसने अपने दोनों भाइयों को मार दिया। बस ये नाम याद रखना, जजाऊ के युद्ध में आजम को मारा था और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मारा था। तो आजम और कामबख्श को मार दिया तो बचा कौन? मुअज्जम। यही मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से दिल्ली की तख्त पर बैठ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक का शासनकाल कैसा रहा है। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता साहू यानी कि संभाजी का पुत्र को मुगल कैद से आज़ाद किया। जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में आया था। इतिहासकार खाफी खां ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि शाह ए बेखबर किसे कहा गया है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, तो बहादुर शाह को कहा गया है। और ये कहा किसने था? खाफी खां, जो इतिहासकार थे। अब समय आता है जहांदार शाह के बारे में, 1712 से 1713। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार ने जजिया बंद कर दिया। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। अजीम उस्सान के पुत्र फारुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। अब इसके बाद आता है फारुखसियर, जो 1713 से 1719 तक का शासनकाल रहा है। फारुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला। वे नृप निर्माता यानी किंग मेकर्स कहलाए। कौन ये सैयद बंधु कहलाए? किंग मेकर। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसे बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। मतलब जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ करवाया, मतलब ठीक किया इसने, हैमिल्टन ने। फारुखसियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। फारुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फारुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दर्जात को मुगल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक यानी 28 फरवरी से 4 जून 1719 में ही शासन करने वाला मुगल सम्राट बादशाह था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम समय तक मुगल बादशाह शासन करने वाला कौन था, शासन करने वाला सबसे कम समय का मुगल बादशाह, तो इसी का नाम देना है, रफ़ी उद दर्जात का नाम। आगे है रफ़ी उद दर्जात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक रहा है। फारुखसियर दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया है। तो घृणित कायर किसे कहा गया? फारुखसियर को कहा गया है। अब आगे नाम आ रहा है मोहम्मद शाह। इन्हीं का नाम है रोशन अख्तर, 1719 से 1748 ईस्वी।
तो मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। निजामुल मुल्क चिनकलीज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश को नींव डाली, आसफ जाही वंश की नींव डाली, ऐसा होना चाहिए। इसी के काल में अवध यानी कि सादत खां, बंगाल यानी मुर्शिद कुली खां और भरतपुर, मथुरा, बदन सिंह, गंगा यमुना दोआब, रोहेल तथा फर्रुखाबाद में वगंस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की है। तो ये सब इसी के मोहम्मद शाह के काल में हो रहा है। आगे है 1739 में नादिर शाह, जो फारस का शासक था, ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह अवध के नवाब सादत खां के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने सादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर सादत खां ने आत्महत्या कर ली। आगे है नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया है, तो इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट बिंदु है अहमद शाह के बारे में, 1748 से 1754 ईस्वी तक का। इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार 1748 से 54 के बीच आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया है। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। आगे जो बिंदु है आलमगीर द्वितीय के बारे में, 1754 से 1759 ईस्वी। तो वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदर का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। अब नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806 ईस्वी। तो शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना और अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। नेक्स्ट बिंदु है मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम था अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? अली गौहर। के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब आगे देखते हैं अकबर द्वितीय के बारे में, 1806 से 1837 ईस्वी तक का शासनकाल। यह यानी कि अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजों के संरक्षण के साथ मुगल बादशाह बनने वाला पहला कौन था, तो वो अकबर द्वितीय था। उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं बहादुर शाह द्वितीय के बारे में, 1837 से 1858। तो यह अंतिम मुगल बादशाह था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून उस समय म्यांमार की राजधानी का नाम था। अभी क्या है नाम म्यांमार की वर्तमान राजधानी का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? बहादुर शाह द्वितीय यानी अंतिम मुगल सम्राट की। तो 3.1 खत्म हो गया।
अब 3.2 है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो क्या है बिंदु, भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उनके आगमन का क्रम इस प्रकार है, इस साइड कंपनी लिखा हुआ है, आगमन वर्ष है, फिर कंपनी, फिर आगमन वर्ष। तो 1498 में पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए हैं, डच 1602 ईस्वी में आए हैं, और डेनिश फिर 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1764 ईस्वी में, स्वीडिश 1731 ईस्वी में आए हैं। तो ध्यान रखना है, ये सारे इस तरह से आपको ट्रिक करके भी बना सकते हैं वैसे। तो पुर्तगाली सबसे पहले और सबसे लास्ट में स्वीडिश आए हैं। आगे देखते हैं पुर्तगाली। तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, जो केरल में है, तो कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने, ये नाम जरूर रखिएगा, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। तो एक बार 1498, दूसरा 1502 में पुनः भारत आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया था। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और 1505 ईस्वी में भारत आया और उसने भारत में शांत जल नीति, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया, यानी लगभग 4 साल बाद। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था और उसका 4 साल जोड़ दीजिए, यानी 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बना था, पुर्तगाली गवर्नर। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत में वास्तविक शक्ति पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। कब? 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया था इसने, पुर्तगालियों ने। फिर लिखा हुआ है बुकर्क नहीं, यानी अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उसने अधिकार कर लिया था। तो देखिए 1510 में घटनाक्रम कितना शानदार दिख रहा है यहाँ पे। 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। एक साल बाद 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। और फिर 4 साल बाद यानी 1515 ईस्वी में फारस की जो खाड़ी है में हरमुज स्ट्रेट है उस पर अधिकार कर लिया था। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां, क्या लिखा हुआ इधर देखते हैं, स्थापित की। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर, दमन एंड दीव, तो दीव पर अधिकार किया। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्टादो द इंडिया नाम दिया गया है। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया था। उन्होंने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन भी किया। तो ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे। मैं फिर से एक बार छोटे छोटे लाइन में बोल देता हूँ। सबसे पहला तो ये बात था कि एस्टादो द इंडिया नाम दिया गया है पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को भारत में जो है। और पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित हुआ था, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। इनकी एक नीति थी कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, जिसमें जहाज के अरब सागर में कोई भी जहाज अगर अरब सागर में प्रवेश करता था तो उससे शुल्क लेते थे ये लोग। फिर है गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन भी पुर्तगालियों की देन है भारत में। आगे पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन यानी केरल में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी।
तो पहली पुर्तगालियों की फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? 1503 में कोचीन में, और 2 साल बाद कन्नूर में, जो दोनों केरल में है। उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत करवाया। तो तंबाकू भी भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। जिस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस, वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर अंत में गए हैं। तो सबसे पहले जरूर आया लेकिन गया सबसे अंत में। अब है डच यानी कि हॉलैंड वासी के बारे में देखते हैं। तो डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। तो ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल बन सकता है। कार्नेलियन हाउटमैन कौन सा यात्री था? डच था, अंग्रेजी था, ये इस तरह से ऐसे, या पुर्तगाली था? तो याद रखना है डच यात्री था ये हाउटमैन, कार्नेलियन हाउटमैन, और पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। सुमात्रा पहुंचकर वॉन्टम के राजा के साथ संधि की थी इसने। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा पोतोपोली यानी निजाम पत्तनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया गया। डच द्वारा स्थापित कुल अन्य कारखाने पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, करिकल में 1645 ईस्वी में, और चिंसुरा में 1653 ईस्वी में, और फिर कोचीन में 1663 ईस्वी में। आगे देखते हैं। पुलिकट में डच कारखाने को गोल्ड्रिया का किला तथा चिंसुरा यानी हुगली में डच के किले को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता था। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई। डचों ने पुलिकट, जो उनका मुख्यालय था, में स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन कराया। तो पैगोडा का मतलब क्या है आधुनिक भारत के इतिहास में? तो स्वर्ण के सिक्के। आगे लिखा हुआ है 1759 यानी कि 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा, पश्चिम बंगाल में एक जगह बेदरा के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। अब आगे देखते हैं अंग्रेज के बारे में। तो इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 में की। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि महारानी एलिजाबेथ ने भारत के साथ या फिर पूर्व के साथ कितने वर्षों के लिए ये व्यापार का अधिकार पत्र दिया था, तो 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। वो जेम्स प्रथम के दूत बनकर के आया था। वहाँ उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। तो इंग्लिश खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को मिला था। आगे, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडंटन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। आगे, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। तो पहले कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया, अब दूसरा आया सर टॉमस रो 1615 में। गोलकुंडा के सुल्तान, अच्छा किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में, ये भी पॉइंट आता है। तो जो गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। आगे क्या है? अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया। इधर देखते हैं। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित किया। 1661 ईस्वी में
पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में दिया। कब? 1661 में। 1668 ईस्वी में, यानी कि 7 साल बाद, दहेज में मिलने के 7 साल बाद 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप अच्छा ये ध्यान रखना है, बंबई एक द्वीप पर बसा हुआ है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1669 यानी कि 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑंगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर बना। वह बंबई शहर का संस्थापक भी था। तो क्वेश्चन आता है कि बंबई शहर का संस्थापक कौन था? तो जेराल्ड ऑंगियर था। ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन था? तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इसे निशान कहते थे। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जॉब चार्नक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। इसीलिए कहते हैं कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की? जॉब चार्नक ने की, तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। तो ध्यान रखना है कि फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट कौन था? सबसे पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। नेक्स्ट है यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्री। तो पुर्तगाली की सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन केरल में 1503 ईस्वी में स्थापित हुई थी, आपने देख लिया है। डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अंग्रेजों की मसूलीपट्टनम में, इसकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही हुई है 1611 में। और डेनिस की ट्रावनकोर तंजौर में 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसियों की सूरत गुजरात में 1668 ईस्वी में। तो ये पहली फैक्ट्री थी। फ्रांसीसी के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1664 ईस्वी में, यहाँ पर में होना चाहिए। तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंदसे ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने बलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने पौंडीचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि, ये संधि याद रखना है, रिजविक की संधि के बाद पौंडीचेरी पुनः, डच ने पौंडीचेरी को छीन लिया था फ्रांसीसियों, लेकिन रिजविक की एक संधि हुई, जिसके बाद पौंडीचेरी पुनः क्या हुआ? पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया रिजविक की संधि के बाद। बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में कारिकल पर अधिकार किया। आगे 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी कर्नाटक युद्ध कहा गया है। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बांडीवास के युद्ध, तो बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया है? 22 जनवरी 1760 को, में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयर कूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयर कूट ने किया था। और कब हुआ था? 1760 ईस्वी को हुआ था।
यहाँ कर्नाटक यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। तथ्य क्या रहेगा, वही जो 3 युद्ध हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच के युद्ध को कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 1746 से 48 के बीच हुआ है और एला सापेल की संधि से समाप्त हो गया, इसमें फ्रांसीसी विजय हुए थे। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ है, पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा था इसमें। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से 63 के बीच में, पेरिस की संधि 1763 में हो गई और बॉन्डी वॉस के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो गए। तो ये संधि महत्वपूर्ण है, कैसे याद रखेंगे, ए पा पे ऐसे करके, ए पा और पे। ए से एला सापिल की संधि 1748, पा मतलब पांडिचेरी की संधि 1755 और पे यानी कि पेरिस की संधि 1763। तो ऐसे करके याद रखा जा सकता है। आपके पास और कोई बेहतर तरीका हो तो उसे अपना सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर समाप्त हो गया, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इस डर को समाप्त करते हुए यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जाते जाते सब्सक्रिप्शन देख लीजिएगा, सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं, और शेयर कर दीजिए थोड़ा इधर उधर, तो मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।